आज हम ये टॉपिक करेंगे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कहाँ से रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज को। तो मैंने आपको बताया दो सोर्सेज हैं, एक तो इंटरनल सोर्स, देन एक है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? इट रेफर्स टू द inviting application for filling up the vacancies from the candidate within the organization. जब हम वैकेंट पोस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही फिल करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कहाँ से लोग आएंगे? उसके तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रांसफर, एक प्रमोशन और एक ले ऑफ। दीज आर द थ्री sources within the organization. इंटरनल सोर्स का क्या मैंने बोला, मतलब क्या बोला है? टू फिल द वेकेंट पोस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या कहेंगे? विद इन। टू इंटरनल सोर्स का क्या मतलब है? टू फिल द वेकेंट पोस्ट, टू फिल द वेकेंट पोस्ट within the organization. अब within the organization में कौन कौन से तीन बताए? एक क्या बताया? बताओ। ट्रांसफर, प्रमोशन, या प्रमोशन से आते हैं, या ले ऑफ। अब ये ले ऑफ नहीं पता होगा आपको, अभी आते हैं इसके ऊपर भी। ले ऑफ सबसे पहले ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होगी? एक ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, शिफ्ट कर रहे हैं, हट एक जगह से दूसरी जगह ले। शिफ्ट करना मतलब होता है जैसे कि ये डस्टर यहाँ पड़ा है, यहाँ से उठा, ये डस्टर यहाँ पड़ा है, यहाँ से उठा के मैं यहाँ रखती हूँ, दिस इज शिफ्ट। तो शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, कहाँ से शिफ्ट करना? एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर ले, वन डिपार्टमेंट टू अनदर। या फिर वन शिफ्ट टू, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में ले लो, वन शिफ्ट टू अनदर। या फिर शिफ्टिंग, या फिर वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरी जॉब पे ले जाओ, वन जॉब टू अनदर। समझ आ गया? कहाँ से शिफ्ट करते हैं? ट्रांसफर क्या करते हैं? या तो जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, वहां से कुछ लोग उठा के सेल्स डिपार्टमेंट पे ले गए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले गए। मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ लोग काम करते हैं, उनको इवनिंग शिफ्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या इवनिंग शिफ्ट में लोग काम करते हैं, उसको मॉर्निंग शिफ्ट में ले गए, या कोई एक जॉब में काम करा, उसको कोई दूसरे जॉब में ले दिया। क्लर्क है, उसको कहीं रिसेप्शनिस्ट की जॉब में जरूरत है, वहां से उठा के वहां बैठा दिया। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। ट्रांसफर में एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें क्या चीज नहीं होता, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, ना स्टेटस चेंज होता है। क्या बताया? ट्रांसफर में नो चेंज। ये तो चेंज हो रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ गया, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में जाना, दिस इज चेंज, वन जॉब टू अनदर जॉब। बट क्या चेंज नहीं होता? नो चेंज इन स्टेटस, उनका स्टेटस नहीं बदलता। नो चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बदलती, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और सैलरी भी नहीं चेंज होती। नो चेंज इन सैलरी ऑल्सो, सैलरी भी वही की वही मिलती है। ट्रांसफर में कुछ चेंज नहीं होता, काम बदल सकता है ना, वर्क बदल सकता है, लेकिन इसके अलावा और चेंज नहीं होता। ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है, ना उनकी सैलरी बदलती है, ना स्टेटस बदलता है। दिस इज ट्रांसफर। जैसे कई बार आप देखते हो किसी और स्कूल से ट्रांसफर होकर हमारे स्कूल में टीचर्स आ जाती हैं,
तो उनमें कोई उनकी सैलरी नहीं बदलती, टीजीटी है तो टीजीटी ही है, प्राइमरी टीचर है तो प्राइमरी टीचर है, सिर्फ चेंज हो गया, स्कूल बदल गया, पहले किसी और स्कूल में थी अब स्कूल में आ गई। दिस इज ट्रांसफर। ये समझ में आ गया? ट्रांसफर से भी हमारे यहाँ लोग वैकेंसी फिल होती है। आप देखते हो हमारे स्कूल में कभी कोई हिंदी के टीचर्स कम है या एसएसटी के टीचर्स कम है, किसी और स्कूल से आ जाते हैं तो वो जॉब फिल हो जाती है। तो दिस इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कहीं बाहर से नहीं आए, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में टीचर फिल हो जाता है। ये समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? ट्रांसफर समझ आई? हाँ ना बेटी, कुछ यस मैम। देन आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन, प्रमोशन में क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय वर्किंग एट द लोअर रैंक इज अपॉइंटेड टू द अपर रैंक। लोअर रैंक से जब वो अपर रैंक में अपॉइंट हो जाता है, देखो सेकंड क्या है? प्रमोशन। मैं यहाँ इसको मिटा रही हूँ, ट्रांसफर को मिटा रही हूँ, प्रमोशन के बारे में हम अभी लिखते हैं। प्रमोशन मीन्स क्या मैंने बताया? प्रमोशन किसे कहते हैं? अपॉइंटमेंट from lower end to upper end. हाँ, वर्किंग एट द लोअर अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर रैंक, छोटा पोस्ट पे, फ्रॉम लोअर रैंक टू द अपर रैंक, ऊपर रैंक पे चला गया। अब इससे क्या होता है, क्या चेंज होता है? इससे हमारे पास लोग तो आ गए है ना, नीचे के डिपार्टमेंट से, नीचे की पोस्ट से कोई ऊपर की पोस्ट पे आ गया। और इससे जब प्रमोशन होता है तो इससे क्या क्या बदलता है बताओ? क्या क्या बदलता है? Salary, post, क्या क्या चेंज होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है ना? जब भी पोस्ट बढ़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। और क्या बढ़ता है? मैम सैलरी। पोस्ट बढ़ती है। और क्या? सैलरी। सैलरी भी बढ़ती है। और क्या बढ़ता है? पावर भी बढ़ती है ना? स्टेटस। बढ़ता है, बढ़ गई ना? स्टेटस और पोस्ट एक। अथॉरिटी लेवल। अथॉरिटी का मतलब पावर है, अथॉरिटी। ये सब चेंज होता है, ये सब बढ़ जाते हैं, है ना? साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है ना? तो ये जो होती है, और एक और तरीका भी होता है, इससे वैसे वो कम यूज होता है, दैट इज डिमोशन। डिमोशन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी किसी को अपर रैंक से अपर अपॉइंट करना, अपर रैंक से लोअर रैंक पर। ऐसा वैसा बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको पोस्ट ऊपर की मिली हुई है, अपॉइंट हुआ है हायर रैंक पे, अपर रैंक पे, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा ठीक से, तो उसको कहते हैं बेटे तू नीचे आ जा, कोई बात नहीं, निकाल नहीं रहे पर तेरे को लोअर पोस्ट पे ला रहे हैं। तो डिमोशन, इसको कहते हैं डिमोशन। प्रमोशन का ऑपोजिट है डिमोशन। तो डिमोशन, अ पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय सेंडिंग एन इनएफिशिएंट एम्प्लॉय एट द सम लोअर पोजीशन, इट इज नोन एज द रिक्रूटमेंट बाय डिमोशन। समझ में आया? ये ज्यादातर कब यूज होता है? कोई इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है, काम नहीं ठीक से कर रहा, तो उसको कह देते हैं निकाल नहीं रहे तेरे को, हम नीचे की पोस्ट दे रहे हैं, और वो वहां पे उसको काम करवाते हैं। द लास्ट वन, इंटरनल सोर्स का लास्ट वन है, दैट इज ले ऑफ। अब ये ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो ले ऑफ का मतलब होता है उतारना, उतारना। अब ये उतारना क्या होता है? क्या होता है, कभी कभी किसी डिपार्टमेंट में लोग ज्यादा हो गए, तो जब ज्यादा लोग हैं, मैं बता रही थी ना आपको, वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं, तो जब हम वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा तो नहीं है, और ज्यादा हैं तो क्या करते हैं, या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर दूसरे डिपार्टमेंट में भी जरूरत नहीं है तो क्या कर देते हैं, उनको थोड़े समय के लिए कह देते हैं कि भाई तुम अभी जॉब छोड़ दो हमारी, और जब हमारे पास काम ज्यादा होगा तो सबसे पहले हम तुम्हें ही कॉल करेंगे। दिस इज कॉल्ड ले ऑफ। तो आप अपनी बुक में देखोगे तो ले ऑफ का क्या मीनिंग लिखा है? इट रेफर्स टू द टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम अ एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेटर। क्या मतलब है? इट इज ले ऑफ मीन्स
इट इज टेम्परेरी सेपरेशन. क्या है? It refers to the temporary separation. Temporary separation of the employee. Temporary separation of the employee. थोड़े टाइम के लिए हमने जब वहां पे काम नहीं था तो इनको हटा दिया. किस शर्त पे हटाया? जब कभी जरूरत होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उनको ही बुलाया जाएगा. In most cases the layoff take place due to the lack of work. क्यों ले ऑफ होता है? क्योंकि काम नहीं होता. एंड क्या अंडरस्टैंडिंग होती है उनके बीच में? किया जाएगा लेड ऑफ एम्प्लॉइज, वैकेंट पोजीशन में बी फिल्ड अप. समझ आ गया? ये कौन मेरे को बता सकता है क्या मतलब हुआ ले ऑफ का? कोई बच्चा मुझे समझाएगा ये? अतुल आप बताओगे बेटे? अतुल जोशी, अनन्या. मैम टेम्परेरी कैसे करते हैं? क्यों करते हैं टेम्परेरी सेपरेशन? मैम क्योंकि उसमें एम्प्लॉय क्योंकि उसमें मैम अगर एम्प्लॉय मतलब कि ज्यादा हो गए तो टेम्परेरी इसको सेपरेट कर देते हैं, फिर जब बाद में जरूरत होती है तो उसको रख लेते हैं. हाँ, तो पहले उनको बुलाया जाता है ना? तो जब हमें दोबारा अब जब हमें रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास उन लोगों के नाम होंगे. हम कहेंगे भैया तुम आ जाओ, तुम अप्लाई करो हमारी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या है. समझ में आ गया? These are the three sources, internal sources. These are the three internal sources of recruitment. अब इसका क्या फायदा होता है? हम इंटरनल सोर्स को अभी पूरा करेंगे कि इसके क्या मेरिट होते हैं. तो सबसे पहला इसका मेरिट है इंक्रीज इन मोटिवेशन. कैसे मोटिवेट कैसे होते होंगे इंटरनल सोर्स से? बताओ. जब हम इंटरनल सोर्स से पोस्ट को फिल कर रहे हैं तो ये मोटिवेशन को कैसे इंक्रीज करता है? कौन बताएगा? बताओ, कोई बता सकता है? इट इंक्रीजेस इन मोटिवेशन. इसके मेरिट्स हैं. कोई बताए? कोई बच्चा? मेरिट्स में इंक्रीजेस मोटिवेशन. किसको मोटिवेट करता है ये इंटरनल सोर्स? किसको मोटिवेट करता है बेटे? मैम एम्प्लॉइज को. जो अभी हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जो अभी लोअर रैंक्स पे काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं. जैसे स्पेशली प्रमोशन का जब होता है, जब कोई कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम अपने एम्प्लॉइज को प्रमोशन देंगे और हायर जो ऊपर की पोस्ट है, टॉप पोस्ट है, हायर पोस्ट है, हम उनको प्रमोशन से फिल करेंगे. समझ लो, उन्हें पॉलिसी बना रखी है. तो इससे क्या होगा? जो लोअर रैंक पे काम करने वाले लोग होंगे वो मोटिवेट होंगे. उन्हें लगेगा कि भाई हमको ये पोस्ट मिल सकती है. तो वो अभी जब काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे. परफॉर्म देयर एग्जिस्टिंग ड्यूटी विद द अटमोस्ट केयर एंड एफिशिएंसी. उन्हें पता है कि उनको अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उनको क्या दी जाएगी? प्रमोशन मिल जाएगी. तो उनको काम करने के लिए वो क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट मेरिट. देन द सेकंड इज इंडस्ट्रियल पीस. अब जब लोगों को पता है कि हमको प्रमोशन से भी हमको प्रमोशन मिल जाती है, सैलरी बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, तो वो कैसे रहते हैं? जो एम्प्लॉइज होते हैं ना वो सेटिस्फाइड रहते हैं. और जिस कंपनी के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे वहां पे कोई हड़ताल नहीं होती, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई दंगा नहीं. वहां पे इंडस्ट्रियल पीस रहती है. तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है इंडस्ट्रियल पीस को क्या करता है? एनकरेज करता है. और देन ये सेकंड समझ में आ गया, इंडस्ट्रियल पीस. मोटिवेशन के बाद सेकंड क्या है? इंडस्ट्रियल पीस. इंडस्ट्रियल पीस का मतलब औद्योगिक शांति. इंडस्ट्रियल पीस. देन थर्ड इज इजी सिलेक्शन. इजी सिलेक्शन. इजी सिलेक्शन का क्या मतलब है?
जो जब इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं तो जो एम्प्लॉयर होता है ना, उसको एम्प्लॉयज के बारे में पूरा पता होता है कि कितना कैसा बंदा है ये, कि ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, काम करने का क्या तरीका है। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन हैज फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज वर्किंग देयर, एज सच देयर सिलेक्शन फॉर द हायर पोस्ट इन्वॉल्व्स नो रिस्क। कोई रिस्क भी नहीं रहता, पता है भाई ये बंदा बिल्कुल बिल्कुल ईमानदार है, ये हमारे सीक्रेट्स को बाहर नहीं करेगा, कोई रिस्क नहीं रहता। बाहर का बंदा लगा लो, पता नहीं क्या करे कैसे करे काम, तब तो हम सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, हमें उसका स्वभाव तो नहीं पता होता। तो जब हम इंटरनल सोर्स से करते हैं रिक्रूटमेंट, तो हमें क्या होता है, कोई रिस्क नहीं रहता, इजी सिलेक्शन रहता है, क्योंकि हमें पता रहता है अपने सारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज का। देन फोर्थ है नो नीड ऑफ इंडक्शन। Induction means to acquaint the employee with their job. Induction. फोर्थ है नो नीड ऑफ इंडक्शन। अभी बताती हूँ क्या है, ये मैंने कल भी बताया था। नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि इंट्रोड्यूस करना, कब इंट्रोड्यूस करना किसी एम्प्लॉय को अपनी फर्म से। अब कोई जब नया एम्प्लॉय आता है तब तो उसको बताना पड़ता है कि भाई देखो ये तुम्हारा सीनियर है, ये जूनियर है। मैंने कल आपको बताया था कि जब कभी किसी को सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो हम उसके बाद उसको एक्वाइंट करते हैं पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन से कि तुम्हारा ये सीनियर है, ये जूनियर है, यहाँ पे आपकी कैंटीन है, यहाँ ऑफिस है, ये सब, इसको कहते हैं इंडक्शन करना। तो इंडक्शन मीन्स टू एक्वाइंट द एम्प्लॉय, उसके जॉब से तुम्हें ये काम करना है और उसके ऑर्गेनाइजेशन से उसको फेमिलियराइज करना। तो जब कोई पहले से एम्प्लॉय है वहां पे तो उसको इंडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो देयर इज नो नीड। तो इस तरह से जब कोई इंटरनल सोर्स से जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंडक्शन। देन द फिफ्थ वन इज एडजस्टमेंट टू द सरप्लस एम्प्लॉयज। क्या मतलब है, कोई बता सकता है फिफ्थ का? इस मेथड का ये फायदा होता है, एडजस्टमेंट टू द सरप्लस एम्प्लॉय, adjustment to the surplus employee, surplus employee। कोई बच्चा बताए, इसको समझ आएगा? अभी अभी तो मैंने समझाया था। कौन बताएगा एडजस्टमेंट टू द सरप्लस एम्प्लॉयज का क्या मतलब है, इसका ये फायदा होता है? हाँ कीर्ति बताओ। हम जिसमें मैम लोगों की कमी होगी ना उसमें भेज सकते हैं लोगों को। सरप्लस का क्या मतलब है बेटे? कमी की हम सरप्लस मतलब हम जो ज्यादा वर्कर है, ज्यादा लोग हैं। सरप्लस माने जहाँ ज्यादा लोग हैं, काम कम है, लोग ज्यादा हैं, वहां से उठा के उनको कहाँ ले जाएंगे जहाँ पे कम लोग हैं। समझ आ रही है बात? यस मैम। सरप्लस एम्प्लॉय का क्या मतलब है कि इससे, क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट है, अब हम ये देख लेते हैं कि भैया इस डिपार्टमेंट में ज्यादा है, परचेज डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं, उठाओ वहां से सेल्स डिपार्टमेंट में ले आओ। तो इससे क्या होता है, बिना बाहर का कोई भी खर्चा किए हुए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोग मिल जाते हैं, और जहाँ ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां से उठा के, जहाँ कम है लोग वहां से उठा के वहां ले आते हैं। अभी हमारे स्कूलों में भी ऐसे होता है, आपको पता है? हमारे स्कूलों में हर साल टीचर्स और स्टूडेंट का रेशो कैलकुलेट किया जाता है, पूरा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। फिर वो ये देखता है कि, समझ लो ऐसे कहते हैं कि 50 बच्चों पे एक टीचर चाहिए। अब बच्चे कितने हैं वो देखते हैं, और उस हिसाब से अगर जिस स्कूल में टीचर ज्यादा होते हैं, ये बच्चे हैं कम, टीचर है ज्यादा, तो उधर से उठा के टीचर को किसी और स्कूल में भेज देते हैं जहाँ पे कि टीचर कम है। अभी भी हमारे स्कूल से 4-5 टीचर गए अभी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बहुत सारे टीचर, 4-5 टीचर्स की ट्रांसफर हो गई इसी बेस पे। आपको पता है? आप, अच्छा हाँ, तो आप ही को तो पढ़ाती है सुनीता अलावत मैम, पढ़ाती थी ना सुनीता अलावत मैम, मैथ्स कराती थी आपको। 12th A को। 12th A को आपको नहीं? अच्छा, आपको नरेश वाला मैम कराती थी। ओके, आपको कौन इको पढ़ाते थे? इको कौन पढ़ाते थे पहले आपको?
चंद्रभान रवि सर। आपको शुरू से रवि सर ही पढ़ा रहे हैं? रवि यस सर को मैम। पहले चंद्रभान सर नहीं पढ़ाते थे आपको इको? नो मैम। नो मैम। 11th में ऐसा था कि वहाँ पे 11 सी को मैं पढ़ाती हूँ अकाउंट्स, तो उनकी क्लास में ऐसा ही था कि उनको मैथ्स पढ़ाती है सुनीता मैम, वो सरप्लस हो गई, वो चली गई। फिर सरप्लस का मतलब यही है कि बच्चे कम हैं, टीचर ज्यादा हैं, उस रेशो के अकॉर्डिंग। तो फिर क्या होगा, टीचर को उठा के उनको दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया, ताकि जरूरत जहाँ पे है वहां पे लोग अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो ये इसका फायदा रहता है कि इससे क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या होता है, लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, भेजे जा सकते हैं और बिना कहीं से किए पोस्ट फिल हो जाती है। देन इसका एक और फायदा होता है इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल सोर्स का क्या मतलब है? इकोनॉमिकल का क्या मीनिंग होता है? 6 है इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल सोर्स, इकोनॉमिकल सोर्स का क्या मीनिंग है? इकोनॉमिकल का क्या मीनिंग है बेटे? इकोनॉमिकल नहीं होता, बहुत इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल होते किफायती, हिंदी में बोले तो, उर्दू में किफायती माने कम पैसे लगते हैं। क्यों? इसके लिए कम पैसे क्यों लगते हैं? सोर्स से कुछ नहीं करना, कोई ऐड नहीं देनी, कोई सिलेक्शन प्रोसेस में कोई टाइम नहीं लगाना, कोई ट्रेनिंग नहीं देनी, कुछ नहीं करना। बंदा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, उठाया वहां से उठा के वहां चलो भाई काम करो। अब हमारे यहाँ से जो मैम गई सुनीता मैम, तो क्या उनको कोई ट्रेनिंग देनी पड़ी होगी? कुछ नहीं, वो हमारे स्कूल में काम करती थी, जैसे यहाँ मैथ्स पढ़ाती थी वहां जाके वहां पढ़ाने लग गई। 11th-12th को आ गया। तो इस तरह से कुल क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग। देखो इसमें क्या होता है, बिकॉज it is the most economical source because the organization does not have to spend any amount on the search for the source of recruitment। ना तो source of recruitment के लिए कोई search करनी पड़ रही है, और nor does it have to waste time on the long selection process। ना selection process पे, ना training पर, और कुछ भी इंडक्शन भी नहीं देना उनको, कुछ नहीं, सब पता है उनको। तो क्या हो गया इसमें, क्या है, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ finding the employees for the organization। समझ में आ गया? तो ये क्या है, इंटरनल सोर्स के मेरिट्स हैं। और डीमेरिट क्या होते हैं आप बताओ जरा, वैसे ही बता दो, बिना बुक को देखे, बिना वैसे ही सोचो कि अपने अंदर से अंदर ही फिल कर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता होगा बताओ, क्या नुकसान होता है? फटाफट बोलो, खत्म करें हम इस टॉपिक को। मैम नए आइडियाज नहीं आते। नए आइडियाज नहीं, यंग ब्लड नहीं आता। पुराने ही लोग अब प्रमोट हो रहे हैं, पुराने ही लोग यहाँ से वहां आ रहे हैं, कोई नया आदमी, यंग ब्लड। स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। यंग ब्लड का मतलब होता है यूथ, नए लोग जो बिल्कुल अभी पास आउट हैं, जिनके पास नए आइडियाज हैं, नए उनको पास नए तरीके हैं पढ़ाने के भी, काम करने के भी, बिल्कुल वो एबल्ड हैं, उनको चांस नहीं मिल पाता। और जो पुराने लोग हैं वही चले आ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो इसका डीमेरिट है, दैट इज इट स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, सबसे फर्स्ट। देन सेकंड है, एम्प्लॉइज बिकम लेथार्जिक। अब समझ लो किसी को ये पता है कि भाई हमारी तो प्रमोशन होनी है 10 साल के बाद, जब 10 साल इस पोस्ट पे हो जाएंगे, 11वें साल में हमारी प्रमोशन होगी, वो काम ही नहीं करेंगे। जहाँ टाइम बेस्ड प्रमोशन होता है ना, वहां पे लोग काम नहीं करते। जहाँ ऐसे होता है कि नहीं तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे काम को देख रहे हैं, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, तुमको प्रमोट कर रहे हैं, तुमने इतना कर दिया। बैंक्स में ऐसे होता है कि तुमने इतना काम कर दिया। कंपनीज में आजकल जो MNCs हैं, वो काम के बेस पे प्रमोशन देती हैं। आपका काम बढ़िया, आपको प्रमोट कर देंगे। यंग छोटे छोटे बच्चे हायर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज वहां प्रमोशन टाइम बेस्ड नहीं होती, परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। देन थर्ड क्या है, नॉट अवेलेबल इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला तरीका इंटरनल सोर्स का न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं चलता।
वहां पे कहाँ से आएंगे लोग जिनको प्रमोशन करोगे? वो तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, कोई बिल्कुल नई कंपनी। नई कंपनी पुराने एम्प्लॉय कहाँ से लेके आएगी? तो ये वहां पे यूज नहीं होता ये तरीका। देन फोर्थ इज द सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। अब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसफर होके पोस्ट फिल हो रही हैं, प्रमोशन से फिल हो रही हैं, किसी में कोई कंपटीशन है ही नहीं। जब कंपटीशन होता है ना, तब लोग क्या होते हैं, अपने काम में सुधार करते हैं, अपनी स्किल बढ़ाते हैं। जहाँ कंपटीशन नहीं होता वहां लोग ऐसे हो जाते हैं बेकार। तो ये जो मेथड है, सेंस ऑफ जो कंपटीशन होता है ना, इसको वो कम कर देता है। और दिस सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट हिंडर्स द एंट्री ऑफ द बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, देयरफॉर द एम्प्लॉयज डू नॉट गेट अ चांस फॉर एनी कंपटीशन। जो देखो प्रेजेंट के ऊपर हो गए, जो पहले के उससे नीचे हैं वाले हैं, उनको भी कोई कंपटीशन नहीं होगा। उन्हें पता है जी हाँ हमारा ये पता है, इसको इतना ही आता है, कोई कंपटीशन नहीं। ना तो जो प्रमोट हुआ उन्हें ज्यादा कुछ आता है, जो पहले उनसे नीचे हैं उन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं आता। देयर इज अ लैक ऑफ सेंस ऑफ कंपटीशन, इससे होता है। लेकिन अब कोई नया बाहर से अपॉइंट कर दो, अब उसके अंदर बहुत चीज आती है, उसको नए मेथड आते हैं, कंप्यूटर आता है और आज चीजें आती हैं। अब जो प्रेजेंट के एम्प्लॉय ना सोचेंगे हम भी ये सीखें, नहीं तो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो इससे क्या होता है, सेंस ऑफ कंपटीशन बढ़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? एंड द लास्ट वन, फिफ्थ डिमेरिट है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट द प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि सुनीता मैम की ट्रांसफर हो गई ड्यू टू द सरप्लस इन आवर स्कूल। इससे क्या नुकसान हुआ होगा बताओ? क्या नुकसान हुआ होगा? फटाफट बताओ, मैं खत्म करूंगी, 10 मिनट ऊपर होने वाले हैं, फटाफट बोलो। इससे ये नुकसान हुआ कि जो प्रेजेंट के हमारे जो बच्चे उनसे पढ़ते थे, वो तो उनसे यूज टू थे पढ़ने के। अब उनको किसी और स्कूल में भेज दिया, तो इनको अब कोई और टीचर पढ़ाने लग गई, तो अब ये बच्चे परेशान होंगे कि नहीं होंगे? अब जैसे मैं आपको बीएसटी पढ़ाती हूँ, मेरी यहाँ से कहते हैं तुम सरप्लस हो गई, ट्रांसफर कर दें, फिर तुम्हें नीलिमा मैडम बीएसटी पढ़ाने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? मजा आएगा? क्या? तो हाँ, हमें तो मजा ही आएगा मैम। बोलो बोलो, कैसा लगेगा? या कोई और टीचर, नीलिमा मैडम से भी चलो तुम यूज हो, कोई और टीचर XYZ बाहर से आती है, वो या कोई नीचे से प्रमोट कर देते हैं, वो तुम्हें पढ़ाने लग जाती है। राखी मैडम पढ़ाने लग गई तुम्हें बीएसटी। अब तुम्हें भी जब तक उनका तरीका समझो, वो तुम्हें समझें, तब तो जाके पता चलेगा। ऐसे में क्या होता है, जब बार बार ट्रांसफर होती है तो उसका एम्प्लॉय पर भी असर पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन पर भी असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो इसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं यहीं पर ही। हम कल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे और उसके मेरिट और डीमेरिट करेंगे। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। समझ आया? लेसन समझ में आया बेटे आपको जितना आज पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बाय बेटे।